बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सीखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रो का लफ्ज़ है ये ज़ाहिर करता है चार्ज को, क्योंकि ये वर्ड जो है वो निकला है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। स्टैटिक जो है ये ज़ाहिर करता है रेस्ट को, यानी कि किसी जिस्म की साकन हालत को ज़ाहिर करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप कंबाइन करें तो हम कहेंगे कि चार्जेस एट रेस्ट, यानी साकन हालत में चार्जेस। अब ज़रूरी नहीं है कि चार्जेस सिर्फ साकन हालत में हमें मिलते हैं, चार्जेस मोशन में भी होते हैं, और जब चार्जेस मोशन में हों तो उसे हम करंट कहते हैं। अगर चार्जेस रेस्ट हालत में है तो उससे भी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। और अगर चार्जेस मोशन में हों तो उससे जनरेट होने वाली या उसकी इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करना है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करना है, और इसके बाद का जो चैप्टर है जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि वो किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट हालत में जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब इसकी डेली लाइफ के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप जब कपड़े इस्त्री करते हैं यानी आयरन करते हैं, या वैसे आप अपनी वर्डिंग में कहते हैं जी हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो कपड़े प्रेस करने के दौरान जब हम उस कपड़े की फोल्डिंग को हटाते हैं या उसकी तहों को हटाने के लिए कपड़े को उठाते हैं, तो आपको जो है वो कड़िक कड़िक की आवाज़ें आती हैं। अब ये आवाज़ें जो हैं वो क्या ज़ाहिर करती हैं, बाज़ का ऐसा भी होता है कि हम कपड़े को प्रेस करते वक्त अचानक जो है वो कुछ ऐसा थोड़ा सा झटका फील करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपको कोई करंट फील हुआ है। तो असल में होता यह है कि जब आप प्रेसिंग करते हैं तो उसकी वजह से रब होता है, इस्त्री जो है वो कपड़े के ऊपर रब करती है यानी रगड़ खाती है, तो रगड़ खाने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा जो फिनोमिना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज रब करने से पैदा होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि चार्ज रबिंग से पैदा होता है, और कुछ एग्जांपल्स या कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम कहेंगे चार्ज जो है वो इंडक्शन से पैदा हो रहा है या चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पहले जिस्म पे चार्ज नहीं था लेकिन बाद में उसके ऊपर चार्ज पैदा हो गया, किसी वजह से पैदा हुआ। इस तरह की बातें भी हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो अगर आप एक प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक की कंघी है, उसको अपने बालों में फेरते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की कंघी को अगर आप अपने बालों में फेरते हैं तो ऐसा करने पर आपके बालों में वो प्लास्टिक जो है वो क्या करता है, रब करता है। उस रबिंग की वजह से उस पर चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। देन ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। अब आप इसको जो है वो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास जब लाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो कॉम जो है वो कंघी उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई डज
a comb attracts piece of paper if we run a plastic comb through our hair or rub with the cloth। कि एक कंघी जो है वो कागज़ के टुकड़े को या कागज़ के बहुत सारे टुकड़े हों तो उनको अपनी तरफ क्यों खींचती है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक की उस कंघी को अपने बालों में फेर कर उसके करीब लाते हैं या फिर हम उस कंघी को जो है वो किसी कपड़े के साथ रब करते हैं, तो इस ऐसा करने से जो है वो ये कंघी जो है वो आप कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ क्यों खींचती है। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से आपके अंदर एक क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है आपके माइंड में, या एक क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आता है कि ऐसा क्यों है, किस वजह से ऐसा होता है। अब होता यह है कि कंघी न्यूट्रल है, ठीक है, उसको जब आपने रब किया तो रब करने पर इसमें क्या पैदा हो गया, चार्ज। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम भी देंगे। और वो जो चार्ज पैदा हुआ है उस चार्ज की वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा होती है कागज़ के टुकड़ों की जानब, या कागज़ के टुकड़ों की जगह पे अगर बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रे जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा कि हमारे इस्तेमाल में आने वाली जो कंघी है उसके इन जगहों पे, ये वाली जो जगह हैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी मैल किस्म की जो है वो जमी होती है। असल में है क्या कि डस्ट पार्टिकल जो है वो चिकनाई के साथ मिलके मैल बन जाते हैं। तो रीज़न यही है क्योंकि हमने हमेशा जो है वो कंघी को अपने बालों में फेरने के बाद रख देना है। अब उसके ऊपर डस्ट पड़ती है, मिट्टी पड़ती है, या कोई भी उसने इर्द गिर्द के जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या पैदा हो गया था, चार्ज पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर में ये नज़र आ रहा है कि कंघी जो है वो प्लास्टिक की है और कागज़ के टुकड़े के साथ जब उसके करीब लाते हैं तो होता क्या है, अब कंघी के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा हो चुका है और कागज़ के टुकड़ा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कागज़ का एक टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े को हम कहेंगे कि ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन जैसे कंघी इसके पास आती है इसके एक साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो कंघी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की आपस में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो कागज़ के टुकड़े जो है वो लपकते हैं या उछल कर जो है वो कंघी के साथ चिपक जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। ये आप शुरू से जो है वो जानते हैं, अक्सर बुक्स में जनरल साइंस के अंदर आपने इसको डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेस में, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपके सामने आते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं दे कॉल्ड ऑपोजिट चार्जेस। जब वो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और अगर एक पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं जी दे आर द सिमिलर चार्जेस, और इनके सिमिलर चार्जेस की वजह से जो है हम कहते हैं जी एक फोर्स पैदा होती है जिसको हम रिपल्शन कहते हैं। इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव आएंगे तो वो भी सिमिलर चार्जेस हैं, उनकी वजह से भी रिपल्शन पैदा होती है। यही वजह है कि कंघी को जब आप फेरते हैं अपने बालों में तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो आपस में अट्रैक्शन की फोर्स है, उसी अट्रैक्शन की वजह से ये कागज़ के टुकड़े जो है वो कंघी के साथ लपकते हैं या कंघी की तरफ जो है वो हरकत करते हैं या उसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है कि क्यों कंघी को बालों में फेरने पर या कंघी को जो है वो किसी कपड़े के साथ रगड़ने पर हमें चार्ज मिलता, मतलब हमें चार्ज मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कागज़ के टुकड़ों के साथ क्यों अट्रैक्ट करती है या उसे अपनी तरफ क्यों खींचती है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो आपको इस फिगर में जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपके पास अगर एम्बर है, एम्बर का मतलब क्या है कि ये एक रेज़न है, मतलब आप गूंद का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे कीकर की गूंद होती है, कीकर जो है वो एक शीशम का जो है वो एक दरख्त है। ठीक है, उस दरख्त के अंदर से क्या निकलती है, उसकी गूंद निकलती है, उस गूंद को हम रेज़न कहते हैं। उस रेज़न का बनाया हुआ ये पाइप है या रॉड है जिसको एम्बर कहा जाता है। ठीक है, और जब आप इसे रब करते हैं किसके साथ, सिल्क के साथ, ये सिल्क का कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, तो वो भी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, जाहिर है कि उसके अंदर भी वही कंघी जैसी ही प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती हैं, या उसी तरह रबिंग की वजह से चार्ज पैदा होता है, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इसका जो कंसेप्ट है वो भी सिमिलर टू द कॉम है, जैसे हम कंघी की बात करते हैं उसी तरह ही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एम्बर क्या होती है। कुछ लोगों को नहीं पता कि एम्बर क्या होती है, तो मैं ये फिगर में आपको जो है वो दिखा रहा हूँ कि एम्बर जो है वो कीकर गूंद को भी कहते हैं, या कोई भी दरख्त है उसकी गूंद को जो है वो एम्बर कहा जाता है। ये बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत सी लगती है, और इसे जो है वो मुख्तलिफ डेकोरेटिव पीसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ज्वेलरी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कीकर गूंद आपने अक्सर लोगों ने जो है वो देखी होगी। अगर आप नहीं देखी तो आप जो है वो किसी जगह पे जाएं बाहर, और वहाँ पे दरख्त जो है वो जहाँ पे ज़्यादा हों, तो वहाँ किसी न किसी ट्री के साथ जो है वो आपको ये गूंद नज़र आ जाएगी। ठीक है, उस गूंद को जो है वो अगर आप देखें तो वो बहुत ही मतलब नरम सी और बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव जो है वो आपको लगती है, और इस कीकर गूंद की मदद से जो है वो मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह भी बनाई जाती है। ठीक है, तो एम्बर असल में है क्या? दिस इज़ फॉसिलाइज्ड। एम्बर इज़ फॉसिलाइज्ड, यानी फॉसिलाइज्ड से मुराद क्या है कि किसी चीज़ को जो है वो पत्थर बना देना। ठीक है, तो उसको मतलब सख्त कर देना। ट्री रेजन है, यानी कि उसकी दरख्तों की गूंद है। ठीक है, दैट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड फॉर, यानी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसके लिए? इसके कलर की वजह से, इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से। ठीक है, और ये मतलब काफ़ी अरसे से जो है वो लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कभी मेडिसिन के अंदर, कभी एंटीक्विटी, यानी कि किसी के एंटीक, कोई एंटीक चीज़ बनानी हो, मतलब एंटीक से मुराद क्या होगा, बड़ा ही मुनफरद काम करना हो। ठीक है, और एक बहुत ही जो है अनमोल किस्म की कोई चीज़ बनानी हो, तो उसके अंदर भी इस रेज़न को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जेम स्टोन है, जैसे हम जेम स्टोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे आप एम्बर जो है वो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाले जो पीसेस हैं वहाँ पे भी एम्बर को इस्तेमाल किया जाता है। एम्बर यूज इन ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर भी एम्बर को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जेवरात बनाने के लिए भी। इट हैज़ आल्सो बीन यूज एज अ हीलिंग एजेंट इन फोक मेडिसन। हीलिंग एजेंट यानी क्या मतलब है कि किसी बीमारी या कोई ज़ख़म है या कोई और मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर वो हील करने का, यानी कि उस ज़ख़म को भरने का काम करता है। ठीक है, फोक मेडिसन यानी पुरानी जो मेडिसन है, यानी कि पुरानी रवायात चलती आ रही हैं जिसमें हम गूंद को जो है वो मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एम्बर की ज्वेलरी बनाते हैं। ये आपके सामने एक फ़िगर है जिसमें एक बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी से नज़र आ रही है, ये एम्बर की बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इससे काफ़ी एम्बर से जो है वो काम लिए जाते हैं। और अब एम्बर जो है वो हम कहते हैं जी एक प्लास्टिक रॉड है, या आपके पास एक एम्बर का रॉड है, उसको आप किसी कपड़े के साथ जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो है वो क्या होगा, उसमें चार्ज पैदा होता है। रबिंग की वजह से क्या पैदा होता है जी? चार्ज पैदा होता है। रबिंग जो है दैट काजेज चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस करने का बायस बनती है। अब रब से चार्ज कैसे पैदा होता है? अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरी भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होता है? जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनकी तादाद बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तादाद क्या है, इक्वल है, यानी कि देर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की तादाद अगर बराबर हो तो फिर हम कहते हैं जी वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। जब आप रब करते हैं तो रब करने से होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने जो है वो एक एटम की स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले मौजूद हैं, न्यूट्रॉन जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में जो है वो गर्दिश करते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल हों तो देन दिस एटम इज़ कॉल्ड न्यूट्रल एटम, फिर ये न्यूट्रल एटम होगा। अब जैसे जैसे जो है वो ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियस से ऑर्बिट्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है या ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो उनकी न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर होती जाती है। यानी कि
ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उस पर अमल करने वाली जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप उसको कह सकते हैं, और वो कमज़ोर होती जाती है, वीक होती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स पर जो गिरफ्त है, जो उसका होल्ड है, वो भी कमज़ोर हो जाता है, वो गिरफ्त कम पड़ जाती है। अब जैसे ही आप रब करते हैं तो रब करने से आप इसको दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे ही उन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यानी बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड होती है, मिलती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर कशिश की फ़ोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से इस एक्सटर्नल फोर्स के मिलते साथ ही क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देगा तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी। उस डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि नाउ दिस एटम इज़ नॉट न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया है। अब जाहिर है कि इस इलेक्ट्रॉन ने रबिंग के दौरान ये दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको रब किया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी दूसरे जिस्म के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन उस जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। तो जब उसके अंदर मुंतकिल होगा तो फिर वो जिस्म जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुतात हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने को हम नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जिस्म नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रबिंग की वजह से जो है वो चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज क्यों पैदा होता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। दोबारा मैं इसकी डिस्कशन कर लेता हूँ कि एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब बराबर होगी तो वो एटम जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन जब एक न्यूट्रल को दूसरे न्यूट्रल के साथ रब किया जाता है तो अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की अपने न्यूक्लियस के साथ गिरफ्त कमज़ोर है तो फिर बाहर से मिलने वाली फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है और एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में चला जाता है, या एक मटेरियल से निकलकर दूसरे मटेरियल या दूसरी बॉडी के अंदर चला जाता है। जिस बॉडी या जिस जिस्म से वो निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसके अंदर जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी जो डिस्कशन है वो यही थी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस की बात करते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं और उसके हैज़र्ड्स हैं, इसी तरह जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के भी हैज़र्ड्स हैं, उसके भी ख़तरात होते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्या ख़तरात हैं और वो किस तरह जो है वो हमारे लिए तबाही का बायस बन सकती है या किसी एक्सप्लोजिव्स का बायस बन सकती है, आग लगाने का ख़तरा बन सकती है, इसको हमने इस चैप्टर के लास्ट में जो है वो डिस्कस करना है। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इस बात का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसी जिस्म के ऊपर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स आज के जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन करना है, और उसके बाद आपने उस रीज़न को डिस्कस करना है कि क्यों कंघी में चार्ज पैदा होता है, कॉम में क्यों चार्ज पैदा होता है रबिंग की वजह से। ठीक है, और क्यों मतलब हम कैसे चार्ज उसमें प्रोड्यूस होता है ये हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा एम्बर जो है वो क्या होती है, एम्बर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डेकोरेटिव क्यों, मतलब डेकोरेशन के लिए हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में हमने बात करनी है वो ये है कि अगर आपके पास एक बैलून है, ठीक है, वो भी न्यूट्रल है और आपने उसे हाथ में पकड़ा हुआ है और आपके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो भी न्यूट्रल हैं, कोई किसी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब एक बैलून को आप अपने कपड़ों के साथ यहाँ पे लाके जो है रब करें, इसको रगड़ें। जब रगड़ेंगे तो रगड़ने पर इस बैलून के ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो वो डिपेंड करता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर उधर जाते हैं या उधर के इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आते हैं। तो इस तरह अगर इसके ऊपर चार्ज पैदा हो गया है, अब अगर इसके पास ही जो है वो एक और बैलून लाया जाए, ठीक है, तो उस बैलून
के करीब लाने पर फ़ौरन जो है वो ये दोनों बैलून एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, ये जो बैलून है जिसको हमने रब नहीं किया किसी के साथ, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है। यहाँ के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ़ौरन जो है वो इस साइड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में अट्रैक्शन होती है। इस वजह से ये फ़ौरन जो है ये ब्लू जो है बैलून वो फ़ौरन अगले वाले बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो आज के लेक्चर में हमने इन तमाम रीज़न्स की बात की है कि कैसे अट्रैक्शन पैदा हो रही है या कैसे चार्ज पैदा होता है, रबिंग जो है वो क्या करती है, किस वजह से रबिंग जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करने का बायस बनती है, उसको उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है और इसके अलावा इनको डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के बाद, डिस्कस करने से मुराद ये है कि आप इसे किसी को सामने बिठाकर उसे बताने की कोशिश करें। ठीक है, अपनी कॉपी पे जो है वो इसको नोट डाउन करने की कोशिश करें और इसके मतलब जो है वो अपने एक छोटे से शार्ट नोट्स बनाएं और वो बना के जो है वो उसे आप अपने टीचर को चेक करवाएं। और इस तरह या आप मुझे कमेंट्स में जो है वो मुझे बताएं कि अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई आपने प्रॉब्लम देखी या कोई आपने जो है वो क्वेश्चन पूछना है, और लेक्चर में आपको क्या मिला, क्या सीखने को मिला, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है उसकी कमेंट्स जो हैं वो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहाँ तक ही है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।